घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात होगी किसानी की, किसानों की। 132वां दिन हो गया है आंदोलन को। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अब पंचायतें भी की जा रही हैं। लेकिन आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की बात की, खुलकर बात की। बहुत दिनों बाद आज प्रधानमंत्री किसानों पर बोले, इन 3 कृषि कानूनों पर बोले जिन्हें लेकर किसान आंदोलित हैं और कह रहे हैं इन्हें निरस्त और रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये जो तीनों कानून हैं, दरअसल ये छोटे किसानों के फायदे के लिए हैं, छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं। इनसे किसानों का हित साधा जाएगा। पहले सरकारों की प्राथमिकता में छोटे किसान नहीं आते थे। उन्होंने फसल बीमा, अंत्योदय योजना इत्यादि का जिक्र भी किया। ये कानून आएंगे, छोटे किसान, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मैं आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है। लेकिन यहां पर यह समझना होगा, और जो लोग किसानी को समझते नहीं है और जो समझते भी हैं, जो खुद किसान है, वो शायद कुछ आंकड़ों से उनको पूरी जानकारी नहीं है उन आंकड़ों की। हमारे देश में छोटा किसान कौन है? एक होता है सीमांत किसान। सीमांत किसान मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब हेक्टेयर क्या होता है यह बहुत लोगों को नहीं पता। 1 हेक्टेयर मोटा मोटा 2.5 एकड़ जमीन होती है, यानी कि 12.5 बीघा। गज में लगा लो तो 12,500 गज जमीन जिसके पास है वो सीमांत किसान है। 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास है, यानी कि 25 बीघे तक का जो किसान है, 5 एकड़ तक का किसान, इन दोनों को मिला लें, उसे लघु कहते हैं, और पहला सीमांत, ये छोटे किसान है। यानी कि 25 बीघे से कम वाले किसान इस देश में 86.21% हैं। 86.21%। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये किसान आंदोलन, ये तो बड़े बड़े किसान चला रहे हैं। इस देश में 100 में से 86 किसान, 25 बीघा भी जमीन नहीं है, 6,226 रुपए प्रति महीने की उनकी आय है। और ये तो पूरे किसानों की, जिसमें मझौले किसान भी आ जाते हैं और बड़े किसान भी। असल में लघु और सीमांत किसानों की आप मासिक आय देखेंगे, औसत मासिक आय, तो वो 4,500-5 हजार रुपए से ऊपर नहीं बनेगी। तो इनके फायदे की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे सीएए पर, लेबर लॉ पर बरगलाने की कोशिश की गई, एक गलत नैरेटिव सेट किया गया, वही कृषि कानूनों को लेकर भी हो रही है। जो विपक्षी दल हैं वो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, जैसा नागरिकता सीएए के मामले में था कि नागरिकता छीन ली जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, कोई जमीन नहीं खींची जाएगी, छीनी जाएगी, और ये बीजेपी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में किसानों को बरगलाया ना जाए। अब ये प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा। अब किसानों की आय दोगुनी हो, दोगुनी क्यों? मैंने पहले भी कहा 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी क्यों ना हो। और ये नए कानून आएंगे तो ये कृषि की आय बढ़ाएंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पत्रकारिता मुझे सिखाती है कि थोड़ा अतीत में, थोड़ा बाकी देशों के तजुर्बे क्या रहे, उन पर भी निगाह डालनी जरूरी है। सिर्फ बरगलाना शब्द कहने से क्या काम चल जाता है? और बरगलाने से मुझे याद आया, कुछ लोग मेरे मैं ट्विटर पर दरअसल नहीं हूं, पर मेरे नाम पर फेक ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, खामा-खां की अनर्गल बातें कर रहे हैं। जिस भाषा का मैं जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें भी हिंदी भी अशुद्ध, और अंग्रेजी तो उन्हें आती नहीं। तो मैं उनको यह कहना चाहूंगा
कि भाई मर्द हो तो अपनी शक्ल का इस्तेमाल करो और अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करो। मेरे चेहरे का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत में आपको पहले भी समझाया है। फिर अगर सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया की शुरुआत मैंने की, फिर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि ये क्या कर दिया। तो ये आखिरी वार्निंग के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे चेहरे का और मेरे नाम का आप दुरुपयोग ना करें। भगवान ने आपको बड़ा अच्छा नाम दिया होगा, बड़ा अच्छा चेहरा भी दिया होगा, मैं तो बदसूरत हूं। अपने चेहरे का इस्तेमाल करें, अपने नाम का इस्तेमाल करें और अपने विचारों का प्रकटीकरण करें। किसी के चेहरे की ढाल का इस्तेमाल ना करें। खैर, मैं बात कर रहा था छोटे किसानों की। तो पिछले 30 सालों से 40 सालों से यूरोप और अमेरिका में बाजारीकरण हो रहा है, बाजार के हवाले, और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण किया जा रहा है कृषि का। तो भाई बाजार अगर कीमतें तय करेगा, बाजार अच्छी कीमतें देगा, आधुनिकीकरण हो रहा है, कोल्ड स्टोरेजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत ढांचे में पैसा लगाया जा रहा है, अच्छे अच्छे बीज और खाद का इस्तेमाल हो रहा है, तो किसानों की आय तो बढ़नी चाहिए थी। नॉर्मल कॉमन सेंस है ना। अब फ्रांस का उदाहरण लेते हैं। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है और वहां पर अभी पिछले कुछ दिनों में संसद के बाहर जो वहां पेड़ हैं, वहां पर सुसाइड डॉल्स टांग दी गई है। अपनी दुर्दशा दिखाने के लिए किसानों ने ऐसा काम किया है। वहां हर दूसरे दिन 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे यहां तो 28 करते हैं हर रोज, पर वो तो विकसित देश है। वहां पर हर दूसरे दिन 3 किसान आत्महत्या करते हैं। हर साल 1500 खेत बंद हो जाते हैं, खेती बंद हो जाती है वहां पर। 2005 से फ्रांस से सटे जर्मनी की बात करें, 1,30,000 खेत बंद हो चुके हैं, खत्म, खेती नहीं। क्योंकि वहां पर खेती कोई फायदे का सौदा नहीं रह गया है। लोग खेती करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं एक तो कर्ज में डूबे रहे, कर्ज के बोझ तले दबे रहे, मेहनत करें, मेहनत के नाम पर कर्ज लेना पड़ता है या आत्महत्या करनी पड़ती है, तो खेती का फायदा क्या। और वहां पर कर्ज का हालत क्या है। 7 लाख करोड़ रुपए की तो सब्सिडी ईयू देता है, सबसे ज्यादा फ्रांस को दी जा रही है, सबसे ज्यादा जर्मनी को भी मिलती है, पर वहां कोई किसानी नहीं करना चाहता। और वहां के जो एवरेज साइज है खेती की, फ्रांस में एक औसत रकबा खेती का जो परिवार करता है वो 135 एकड़, 135 एकड़। यहां पर 5 एकड़ से नीचे वाले 86% लोग हैं, यानी कि 675 बीघा। ऑस्ट्रेलिया में जो रकबा है वो 10,887 एकड़, यानी कि 54,135 बीघा, 54,135 बीघा एक किसान के पास औसत खेत का रकबा। लेकिन यहां पर भी जो ऑस्ट्रेलिया की आत्महत्या की औसत दर है उससे दोगुनी वहां की किसानों की है। वहां कोई किसानी नहीं करना चाह रहा है। और ये देखिए, साइज देखिए, छोटे किसान तो विलुप्त प्रजाति हो गए हैं। छोटे किसान वहां पर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। जो एग्री कंपनीज हैं और सुपरमार्केट्स हैं, उनके कब्जे में पूरा का पूरा खेल आ चुका है। जबकि अगर बाजार इतना अच्छा है, बाजार तय करे कीमतें, आधुनिकीकरण हो, तो किसानों की आय तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत अपने आप में एक अलग देश है, यहां की हमारी परंपराएं अलग हैं। तो हकीकत क्या इन दोनों के बीच में छिपी हुई है और उसके लिए बातचीत के बिना क्या कोई रास्ता निकल सकता है, या दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे।
चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो, या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, इन योजनाओं का लाभ हुआ है, लेकिन जो नए कानून हैं उनसे कितना लाभ होगा, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, नए कानूनों से छोटे किसानों का होगा फायदा? और दुनिया भर में छोटे किसान क्यों हो रहे हैं विलुप्त? ये विलुप्त प्रजाति में शुमार क्यों हो गए हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, खेती किसानी को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, दो कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन दिस कंट्री देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, और दो किसान नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, युद्धवीर सिंह, और स्टूडियो में मेरे साथ शिव कुमार, प्यार से, आदर से, सम्मान से इन्हें कक्का जी भी कहते हैं। तो प्रकाश चंद्र शर्मा, छोटे किसानों के फायदे के लिए हैं ये कृषि कानून, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बा कुछ और कहता है। अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे से कोई सीख नहीं ली क्या हमने, या जो दुनिया नहीं कर पाई वो हम कर देंगे? ऑडियो उठाइए। हेलो, हाँ बोलिए। आपको? हाँ जी, अब आने लगी आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भाजपा का स्थापना दिवस है और उसी के आसपास पे आपने कार्यक्रम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों से अपनी मंशा जाहिर की है कि जहां हम 2 से लेकर 303 सीटों तक आज आए हैं। और जहां तक बात है देश की और विदेश की कंपेरिजन करने की बात की, संदीप जी इस बात से और सारे लोग आप मतलब होंगे कि हमारे देश में ऋषि और कृषि की परंपरा रही है, और हमें विश्व को देना है, विश्व से हमें लेना नहीं है। हाँ, गलतियां हैं उससे बिल्कुल हम सीख सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उससे हम बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाहे नेचर की बात हो, चाहे और चीजों की बात हो, बिल्कुल विभिन्नता है, और इस विभिन्नता को समानता करने का काम, मतलब विभिन्नता कैसे है, थोड़ा समझाइए ना प्रकाश बाबू, थोड़ा समझाइए विभिन्नता कैसे है। बाजार ने गर्दन, घिट्टी कहते हैं ना देसी भाषा में, किसानों की यूरोप में, अमेरिका में घिट्टी पकड़ ली है। बाजार उनके कब्जे में है, एग्री बिजनेसेस और सुपरमार्केट्स के। किसान उनके शिकंजे से निकल नहीं पा रहा है, वो या तो किसानी ही खत्म कर रहा है, खेती करना ही बंद कर रहा है, या वो सब्सिडी लेने पर मजबूर हो जाता है। हमारे यहाँ आपको पता ही है 15,475 रुपए की सब्सिडी मिलती है, अमेरिका 42 लाख रुपए की सब्सिडी है, 11,44,000 की कनाडा में, 7 लाख की जापान में। वहां मोटी मोटी जो किसान की आमदनी है उसमें 40% तो सब्सिडी है। गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा मैं, डेटा बिल्कुल दुरुस्त है आपका, मैं इसमें कोई डाउट नहीं कर रहा, बट दूसरा सिक्के का पहलू देखना भी आवश्यक है। जहां प्रोडक्टिविटी चाइना में हमसे 10 गुना ज्यादा है सेम हेक्टेयर में, यूएसए में 8 गुना ज्यादा है, इजराइल ब्राजील में 7 गुना ज्यादा है। दूसरी बात हम करें जीडीपी में उसकी कृषि की कंट्रीब्यूशन की, वो बहुत नगण्य है, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हिस्सा रहा करता था, अभी भी कम है, तो भी वो करके 15% है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात है, हम खेत के देश रहे हैं, किसानी के देश रहे हैं, कृषि प्रधान देश रहे हैं, हमारी रग रग में किसानी बसती है और हम उस चीज को समझते हैं। ये पहला कानून आया है, हम सब मानेंगे। इसके पहले ये एक स्टेट सब्जेक्ट रहा, डिफरेंशिएशन तरीके से। आज भी स्टेट ही सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट कब बन गया? आज भी स्टेट ही है। बिल्कुल है, लेकिन कानून के माध्यम से हमने कम से कम एक समानता लाने की तो उसमें कोशिश तो की है। अच्छा। उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई, एक नेशन की बात है, एक डेटा हम बनाए और एक किसानी बनाए और एक किसान कानून बनाए, उसमें क्या समस्या हो सकती है? अगर जहां तक आप बात करते हैं ना, ये मतलब होलिस्टिक पिक्चर में हम असल बात भूल जाते हैं कई बार, या उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कहा एक देश एक बाजार। अब मुझे ये बताइए, मैंने इसलिए लघु और सीमांत किसानों की परिभाषा भी समझाई। 20-25 बीघे का आदमी, एक देश एक बाजार। मेरा गांव है बड़ौत के पास,
फर्ज कीजिए मेरे पास 15 बीघे जमीन है, केरल में बड़े अच्छे दाम मिल रहे हैं, मैं 15 बीघे का किसान अपनी उपज केरल में जाके बेचूंगा, बिल्कुल संदीप जी, आप मुंबई जाकर बेचूंगा, या मैं एक्सपोर्टर बन जाऊंगा। कहा जा रहा है ना कि एक्सपोर्टर बन जाएगा किसान, संदीप जी, तो मैं यूरोप में जाके बेचूंगा 15 बीघे का किसान। कृषि स्टार्टअप 15 बीघे के और 5 बीघे के लोग स्टार्टअप्स में बने हैं। देखिए एफपीओ का जो कंसेप्ट आया है, एफपीओ किसान है, 100 किसान मिलकर आप अपना एफपीओ बनाते हैं, बीज से लेके बाजार तक आपके हाथ में है, तकनीक का आप इस्तेमाल करते हैं, सरकार आपको सपोर्ट करती है और सीधा पैसा आपके पास आता है, सीधा परचेज। अच्छा किया आपने एफपीओज की बात कर दी। जुलाई में, पिछले साल जुलाई में आया था, मतलब पिछले से पिछला साल हो गया क्योंकि चुनावी वर्ष था, जुलाई 2019 के बजट में 10,000 एफपीओ बनाने की बात थी, ऐलान किया गया था, और 2024 तक इसके लिए भारी भरकम रकम का प्रावधान किया गया। मालूम है वो कितनी भारी भरकम रकम थी? 4,496 करोड़। 10,000 एफपीओ बन जाएंगे देश में 5 सालों में, हर साल मतलब 800-900 करोड़ रुपए में किसानों का पूरा कल्याण हो जाएगा। इतना तो एक किसी उद्योगपति का एनपीए कन्वर्ट करा देते हैं, राहत दे देते हैं आप एक दस्तखत में। इतना बड़ा प्रोस्पेक्ट है, इतना बड़ा कन्वास है, आपको नेगेटिव चीजें और हम सबको नहीं, मैं नेगेटिव नहीं, मैं सवाल पूछ, आपको नेगेटिव क्यों लग रहा है? क्यों नहीं बात करते? मतलब सवाल का जवाब नहीं तो सवाल नेगेटिव लगने लगा क्या? मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूं तो बताइए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप क्या है कि अगर किसी चीज को हम लाए, देखिए सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लगातार हम करते आ रहे हैं। पिछले 6 साल 7 सालों में देखा है कृषि और किसानी क्षेत्र में जो हमने आमूलचूल चीजें की हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं, अगर आप देखें जनधन योजना के माध्यम से किसान के अकाउंट नहीं थे, आप 6,000 रुपए को बहुत नगण्य बताते हैं। बातें बहुत अच्छी की, मैंने शुरुआत में ही कह दिया। अभी हम 3 कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, अब आप जनधन और नीम कोटिंग और किसान सम्मान निधि पर मत आइए, 3 कानूनों की बात हो रही है। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। इन 3 कानूनों से बनने से पहले बेसिक आधार दिया गया है, उसको लगातार काम किया गया है, और ये कानून छोटे किसानों का फायदा कैसे करेंगे? एक देश एक बाजार, छोटा किसान मतलब अपनी मंडी से दूर जा सकता है क्या? आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव कर दिया कि कितना भी भंडारण करो, छोटा किसान भंडारण करेगा, वो अपने घर में खाने के लिए इंतजाम करेगा, बाकी बेचेगा कि भैया कुछ पैसे आ जाएं। छोटे किसान की औकात है, हैसियत है भंडारण करने की। संदीप जी, पैनल में सबसे जूनियर मैं बैठा हूं। हाँ। और मैं अपने घर से, अपने ऑफिस से आपके कार्यक्रम को अटेंड कर रहा हूं। यही अगर मैं पिछली बात करता तो आपके स्टूडियो में आना पड़ता, तामझाम करना पड़ता, क्या खर्चा होता था? तो एक छोटा सा व्यक्ति जब आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बैठ सकता है, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि छोटा किसान तकनीक के माध्यम से, पहला कानून आया है कि बाजार को हम सीधा लेके जा रहे हैं खेतों तक, यह पहले व्यवस्था नहीं थी। हम क्यों इसको जो है मंडियों के मकड़जाल में बांध के रखना चाहते हैं? क्यों नहीं हम उसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले? ठीक है, फेयर पॉइंट है। देवेंद्र शर्मा, बाजार को खेतों तक ले जाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रोनाल्ड रीगन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो भी बाजार को खेतों तक लेके गए थे। जब मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी तो वो भी बाजार को खेतों तक लेके गई थी। और जैसा आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में कहा, अमेरिका, यूरोप या और अमीर देश, आपने सबका एक वितरण दिया हम सबको कि वो भी तो एक बाजार को अपने खेतों तक लेके गए थे। लेकिन ये क्या कारण है कि वहां एग्रीकल्चर की इतनी दुर्गति हो गई है? आज ये हालात हैं कि अगर आप अमेरिका को देखें, तो आपने छोटे किसानों की बात की, तो छोटे किसान अमेरिका में जो छोटे डेयरी फार्म्स के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाते थे, उनका 1970 के बाद 6.5 लाख डेयरी फार्म थे, आज घटकर सिर्फ 34,000 रह गए हैं। दूध की मात्रा जो कम नहीं हुई, वहां पर दूध की मात्रा फिर भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स आए, बड़े बड़े मेगा फार्म्स उन्होंने सेटअप किए, प्राइसेस क्रैश हुए, किसानों ने आत्महत्या की या वो खेती से बाहर हो गए। अभी डोनाल्ड रीगन साहब के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा था कि इन अमेरिका द बिग गेट बिगर एंड द स्मॉलर गो आउट। और यही एक प्रिस्क्रिप्शन था जो अमेरिका में जो नहीं, पर आज की तारीख में छोटे किसानों का कौन सा भला हो रहा है? 6,426 रुपए, और दरअसल छोटे और मझोले किसानों की बात करूं, वो तो महज 4,500 रुपए महीने की उनकी आमदनी होगी। 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। दरअसल लोग कहते हैं, आप जैसे जानकारी कहते हैं, 1996 से 20 लाख किसान कर चुके होंगे आत्महत्या। कर्ज में डूबे हुए हैं किसान। 1 लाख रुपए प्रति किसान पर कर्ज है, यह सरकारी आंकड़ा है।
तो अब कौन सा किसानों का भला हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एग्रीकल्चर को चेंज चाहिए और हर आदमी चाहता है कि किसान इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हो, अपनी नीड्स के ऊपर हो, अपने क्या हम कर सकते हैं तो सरकार वही तो कोशिश कर रही है। ये नहीं कि हमने अमेरिका और यूरोप से ब्लाइंडली कट एंड पेस्ट किया और इंडिया में चिपका दिया और फिर हमारी आर्गुमेंट ये होती है कि हम दोनों देश अलग अलग हैं, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर ये कहा जाता है, ये नहीं बताया जाता कि जब हमने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया है तब हमने ये सोचा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है बराबर, हमें अपने एक नया एक पैटर्न लेके आना है। मुझे लगता है कि हमारी नहीं, आधुनिकीकरण नहीं चाहिए क्या कृषि को देवेंद्र शर्मा? क्या हमें कोल्ड स्टोरेजेस नहीं चाहिए? क्या हमें अच्छा आधारभूत ढांचा नहीं चाहिए? फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहिए हमें? सिर्फ हम सरकारी मंडियों के ही हवाले रहे? बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। बड़ा अच्छा लगता है सुन के जो आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, सब इसके सपोर्टर है। अब देख लीजिए, आपने फ्रांस का जिक्र किया शुरुआत में। फ्रांस में तो ये रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है, वहां तो स्टोरेज भी है, वहां प्रोसेसिंग भी है। ये क्या कारण है कि वहां के कम से कम 25% जो किसान हैं फ्रांस के जो बच गए हैं वो गरीबी रेखा से नीचे खेती कर रहे हैं। 300 यूरो से कम उनकी इनकम है। आप ये बताइए, और वहां पर सारा कुछ जो हम भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा आधुनिकीकरण वहां पर था। मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया कि डेयरी फार्म्स जो थे उससे बड़े उनके मॉडर्न डेयरी फार्म नहीं थे क्या? उनके टेक्नोलॉजी रिच और नहीं, अमेरिका में तो 1865 के जो गेहूं के दाम मिलते थे आज अमेरिका में उससे कम मिल रहे हैं। कनाडा में जो 1867 के दाम थे गेहूं के वो उससे कम मिल रहे हैं। और इसमें एक चीज और समझनी है कि हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब लैंड होल्डिंग साइज बड़ी होती है तो किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। ये एफपीओस का क्या ऑब्जेक्टिव है? एफपीओस का ऑब्जेक्टिव यही है ना कि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को एग्रीगेट करेंगे। चलिए 400 एकड़ की लैंड होल्डिंग आप कर लेंगे। अमेरिका में तो ऑलरेडी 440 एकड़ की लैंड होल्डिंग है। नहीं, इस देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं चलेगी। ये तो 1958 में चरण सिंह ने भी समझा दिया था जवाहरलाल नेहरू को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को। कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं चल सकती। जर जोरू जमीन, लड़ाई इन तीन चीजों की होती है। भाई भाई तो मिलकर खेती कर नहीं पाते गांव देहात में, यहां कोऑपरेटिव फार्मिंग कैसे हो जाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर हमारा जो है फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। अमूल का मॉडल हमारे सामने है। अगर वो दूध में इतना अच्छा उसने अपना दिखाया है परफॉर्मेंस, तो क्यों नहीं हम उसको रेप्लिकेट करते सब्जियों में, दालों में या फ्रूट्स में, इन चीजों के ऊपर। एमएसपी हमारी एक स्ट्रेंथ है जो हमने दिखाया है दुनिया को कि एमएसपी जहां मिलती है वो एश्योर्ड इनकम मिलती है। भूले ना संदीप, तो दुनिया में कहां मिल रही है? स्पेन ने ही तो कानून बनाया है। एमएसपी कहां मिल रहा है किसी को? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि 1979 में अमेरिका में भी ट्रैक्टर मार्च हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, और उस समय यही डिमांड थी कि हमें गारंटेड इनकम दी जाए। अगर अमेरिका ने उस समय गारंटेड इनकम दी होती और कॉर्पोरेट्स के हवाले नहीं किया होता खेती को, आज दुनिया का एग्रीकल्चर ही किसी और स्वरूप में होता। और यही हमारे देश की स्ट्रेंथ है कि हमारे तो आप मोटी बात ये कह रहे हैं विजय सरदाना, देवेंद्र शर्मा ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट का तजुर्बा है हम उससे सीख नहीं रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कानूनों का भारतीय परिप्रेक्ष्य में। संदीप जी, जब आप बिजनेस की या इनकम की बात करते हैं, एक फंडामेंटल चीज है, हर आदमी व्यापार में नहीं कमाता है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो, हर आदमी व्यापार में नहीं कमाता है। तो फिर कमाता कौन है? कमाता वो है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती। बार्गेनिंग पावर लाने के लिए आपको कई कदम उठाने पड़ते हैं। एक बात हम जो शर्मा जी ने कही, अमूल ने अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ाई, इसको स्टडी कर लो। क्या जब अमूल के किसान, सरदार पटेल ने कहा कि छोटे छोटे किसान बॉम्बे नहीं जा सकते, मिल जाओ ताकि हम बंबई की कब्जा कर लें बाजार का। बंबई से शुरू हुआ, आज पूरा अमूल पूरे देश में है। आज आपके बिचौलियों का बार्गेनिंग पावर क्या है? उनको बार्गेनिंग पावर मिला हुआ है कानून से। एपीएमसी कानून है, बाहर नहीं बेच सकते, यही बेचना पड़ेगा, इसलिए वो किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं। किसानों का बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ा? जब कानून ने कहा कि आप जहां चाहे बेच सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो, जिसको चाहे बेच सकते हो, किसान का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। अच्छा, जब तक आप बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, आमदनी नहीं बढ़ेगी। ये इकोनॉमी तो ये अमेरिका में बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ पाई क्या किसानों की? फ्रांस में, जर्मनी में? बिल्कुल सही कहा आपने, वहां इसलिए नहीं बढ़ पाई। आप उसके दो चीजें देखिए। क्या हुआ?
प्रोडक्शन बढ़ा, छोटे किसान साइडलाइन होते गए, क्योंकि बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। अमेरिका में सारा जितनी खेती होती है, अब आप समझिए चुनौती क्या रही। मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया, वहां के खेतों में गया हूं मैं ऐसे ऐसे खेत में गया हूं जिसकी एक एक खेत की लंबाई 14 किलोमीटर बाई 9 किलोमीटर थी। इरिगेशन मैंने इसलिए आंकड़े बताए। मैं आपको बता रहा हूं, इरिगेशन पाइप का जो डायामीटर था 6 फुट था, इरिगेशन पंप 1500 हॉर्स पावर का था। मैं ऐसे ऐसे खेतों में भी गया हूं, उसके बाद भी वो घाटे में थे। क्यों थे वो? इसलिए घाटे में थे कि वहां पे लेबर नहीं है, सब काम मशीनों से होता है। मशीनें सब वो कर्जे पे लेते हैं। कंपनियों का वहां जो सिस्टम है, इतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट है बिजनेस में कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है। और छोटे किसानों का क्या हुआ? वहां के छोटे किसान विलुप्त प्रजाति क्यों बन गए? खत्म होंगे। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, मशीन की कीमत बढ़ेगी, लेबर की कीमत बढ़ेगी, एनर्जी की कीमत बढ़ेगी। जैसे हिंदुस्तान में भी छोटी कंपनियां क्यों नहीं टिक पाती, जिसको तो मतलब छोटे किसान विलुप्त प्रजाति हो जाएंगे। भारत में भी ये 86% पर गाज गिरेगी। अगर हमने अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को और बार्गेनिंग पावर को बैलेंस नहीं किया, तो यही तो डर है किसानों का नहीं है कि हम बंधक बन जाएंगे, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ये 86%। यही तो बात है संदीप जी। बंधक अभी आप हो, 70 साल से बंधक हो। आपको अमूल का एग्जांपल लेके चलिए कि जब एक पंजाब के गांव में आज वर्का डेयरी चल सकती है, पंजाब के खेतों में, वहां पे जो किसान गेहूं उगाते हैं वो गेहूं कोऑपरेटिव बना के आटा क्यों नहीं बेचना चाहते? वो गेहूं बेच के आड़तीए को तो ये कानून में ये बातें कहां हैं? कानून तो बाजार के हवाले कर रहा है। बाजार आएगा तो कंपनियां चलाएंगी कि किसान बार्गेनिंग करेगा, या कंपनी बताएगी ये करिए, इतना दाम देंगे, जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। हाँ दीजिए ना। जो किसान आज इकट्ठे होकर डेयरी चला रहे हैं पंजाब में, मेरा उनसे एक ही निवेदन है, आप भारत सरकार का 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सरकार से पैसा लीजिए। देखिए विजय सरदाना, आप खेती समझते हैं, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, आपको मौका दूंगा। आप आटा क्यों नहीं बेच सकते? विजय सरदाना बेचना चाहते हैं एफसीआई को, आप 35 रुपए इतने उत्तेजित क्यों होने लगे? सुनिए तो, अरे हियर मी आउट। हाँ बोलिए। हियर मी आउट। आप उदाहरण पैरेलल नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक होता है दूध का। दूध में क्या है कि मेरे पास 3 भैंसे हैं, 2 गाय हैं, किसी और के पास हैं। सुबह 4 बजे वहां पर एक कलेक्शन सेंटर है, मैंने दूध निकाला, किसी और ने निकाला, वो जाकर वहां दे दिया और मेरे पास पैसे आ गए। ये कोऑपरेटिव है। पर यही चीज आप कहो कि खेती मिलकर कर लो, जूत बच जाएंगे विजय सरदाना। मैं फिर वही बात कर रहे हो। आप नहीं, आप पैरेलल एग्जांपल नहीं दे रहे, गांव की हकीकत से जुदा एग्जांपल दे रहे हैं आप संदीप जी मेरी बात ही नहीं समझे। मैं सुन रहा हूं ना, समझाइए ना प्लीज। नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन है, मेरे को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने दीजिए। वही कोऑपरेटिव में जैसे आपका डेयरी है, आप आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल लगाइए, अपना अपना किसान जाके वहां पे गेहूं चावल स्टॉक करे उस अपनी फैक्ट्री में, अपने अपने घर में, और कॉम्पीट ना करे। मैंने दिया 20 टन, आपने दिया 4 टन, किसी ने दिया 25 टन, कंपनी के पास हो गया 100 टन गेहूं, आप उसका आटा बना के बेचिए। अच्छा, इन कानूनों में ऐसा है, अमूल में होता है, आप पहले लीजिए। फिर से पैरेलल एग्जांपल नहीं है। एक मिनट युद्धवीर सिंह, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक सेकंड युद्धवीर सिंह, तो छोटे किसान साथ में ऐसे जुटेंगे तो डेयरी कोऑपरेटिव जैसे हैं, ऐसे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। संदीप जी देखिए, बहुत साफ हो गया है। आपने वैसे तो काफी बातें बड़ी विस्तार से कह दी, और सरकार का सोच और सरदाना का सोच आ गया निकल के। ये कह रहे हैं कि 14 किलोमीटर का फार्म देख के आए हैं ये। और दूसरी बात इन्होंने एक और कही है कि वो इसलिए घाटे में है वहां का किसान कि वहां मशीन से खेती होती है। ये भारत सरकार को ये भी सुझाव देंगे कि मशीन की बजाय इन किसानों को 14 किलोमीटर का फार्म बना के इन किसानों को कृषि मजदूर बना दिया जाए। ये बहुत सलाह देने के बहुत बड़े मास्टर हैं ये। और इस तरह से एफपीओ 5500 एफपीओ रजिस्टर्ड हुए हैं 5,500 के करीब। और आप सर्वे करा लें, अगर 100 एफपीओ भी किसानों के माध्यम से हो, वही बिजनेस कम्युनिटी, वो जो आपने बताया 4,000 करोड़ का वो जो फंडा है, उसको कैसे खाया जाएगा,
उस पे सबकी नजर है और सब उसमें घूम रहे हैं। ये बाजार की बात करते हैं, ये किस तरह के बाजार की बात करते हैं और कहा ये कह रहे हैं नहीं बाजार के बिना अच्छी कीमतें कैसे मिलेंगी? सब कुछ सरकार करेगी क्या? युद्धवीर सिंह, ये भी तो नहीं हो सकता ना। एक छोटी सी बात सुन लो आप। हाँ। इन्होंने कहा है कि पहले प्रतिबंध था, किसान मंडी के अलावा नहीं बेच सकता था। सबसे बड़ा झूठ यही है। जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, पहला यही बना था कि किसान अपने सामान को वो कहीं भी बेच सकता, आड़ती नहीं बेच सकते थे। ये भी भ्रांति फैलाई जा रही है। गलत तथ्य देके हाँ, ज्यादा ठीक कह रहे हैं। इस तरह से जताते हैं देश को जैसे सारी अकल सारी समझ इनमें है और किसान बेवकूफ है, किसान अनपढ़ है, किसान जाहिल है। ये जो कहते हैं वो सच है। आप इनके सामने सर झुका के स्वीकार कर लो, जो बने गलत बने सही बने। पर आज तक किसान का क्या भला हुआ? जो आप मौजूदा व्यवस्था की पैरवी कर रहे हैं ना युद्धवीर सिंह, मौजूदा व्यवस्था में किसान को क्या मिला? मजदूरी, कर्ज, आत्महत्या। आप मुझे 2 मिनट में आप घेर रहे हैं और ये 10-10 मिनट वो सुना रहे हैं जो सरकार की नीतियां हैं। ये हम सरकार से कहते रहे कि जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, खत्म करने की नहीं। इन्होंने तो उसको निपटा दिया मामले को। ये डेयरी की बात कर रहे हैं। डेयरी में आपको पता है यूरोप में क्या, मैं वहां था, स्पेन की डेयरी मूवमेंट चल रहा था। 29 सेंट में किसान से दूध लिया और डेयरी 1 सेंट और 1 यूरो और 10 सेंट में बेच रही थी। किसान आंदोलन कर रहे थे। वही यहाँ होगा कि प्रोसेस्ड मिल्क जो है वही पीने लायक है। ये माहौल यहाँ भी बनाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा। आज नहीं तो कल हो जाएगा। संदीप जी, आज 80% जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट लेता है। जो दूध जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाता है, केवल 20% प्रोसेस होता है हिंदुस्तान में। अगर इन लोगों की चल गई तो ये पूरे 100% दूध को कंपनी के हाथों देंगे और कंपनी उपभोक्ता का शोषण करेगी, किसान को मारेगी। वो ये माहौल बनवाएंगे। ये जो आपने बैठा रखे ना, आप इनको कह रहे हो बहुत बड़े ये कृषि वैज्ञानिक है और कृषि को जानते और समझते हैं, ये लाइजन करते हैं, ये घूमते रहते हैं। इनका नहीं, ये आपका सोचना हो सकता है। वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इसीलिए मैं एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं। लेकिन यहां पर एक और चीज है। देखिए, आय अगर दोगुनी करने की सरकार की नीति है, नीति और नियत का, कक्का जी आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और इसीलिए वो निर्णय लेते हैं। 3 न का उन्होंने जिक्र किया है। आज की तारीख में जो सीमांत और लघु किसान है उसमें से 52 से 54% जो आमदनी है वो फसल उत्पादन से होती है। बाकी तो मजदूरी है। 10-12% पशुपालन से हो गई। नहीं तो लगभग 40% तो आप मजदूरी कर रहे हैं। वो आ रहा है इस 6,426 रुपए में। तो अगर ये आमदनी बढ़ाई जाए, किसान को माकूल कीमत मिले अपनी मेहनत की, उसमें आफत क्या है? उसी और तो ये कदम उठा रही है सरकार। देखिए संदीप जी, नीति, नियत और लक्ष्य, अगर हमारी नीति ठीक है और नियत ठीक है तो हमको लक्ष्य प्राप्ति की होगी। पर हमारी जब नीति ही गड़बड़ हो और नियत भी गड़बड़ हो तो लक्ष्य प्राप्त कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। ये दुनिया का कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता और ऐसे अर्थशास्त्री रहेंगे तो किसानों को निश्चित तौर से बर्बाद होना पक्का है। क्योंकि कभी ये ट्राली में अनाज लेके बेचने नहीं गए हैं, हम गए हैं। अर्थशास्त्र का चश्मा बदलना होगा कि बाजार के हवाले करोगे तो किसानों की आय बढ़ जाएगी, जो होती नहीं दिख रही है जो अमेरिका यूरोप में। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आपने बाजार के हवाले कर दिया किसानों को तो किसान बचेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। ये संभव नहीं है इस देश में, ना हमारी ऐसी संरचना है। और ये तमाम किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, शर्मा जी बैठे हुए हैं, वो बात को समझ रहे हैं उस चीज को। पर जो आदरणीय बोल रहे हैं सरदाना जी, ये सरकार की भाषा विगत 4-5 महीने से यही लगातार बोल रहे हैं कि अच्छा भाव मिलेगा। अरे 1 ट्राली अनाज तुम समर्थन मूल्य पर बेच के बता दो, बाजार के बाहर बिक ही नहीं सकता, आधे दाम में बिकता है। अभी 1 साल से कानून लागू हुआ है, देश की सारी फसलें 50% MSP पर नीचे क्यों बिकी? इसीलिए ये बिकी है। मंडियां ही बंद हो रही हैं। आपके राज्य में ई अनुज्ञा साइट देखिए। हाँ जी, तो 47 मंडियां तो आवक ही नहीं, बंद हो 143 में 50% से कम आवक, 269 मंडियां हैं। जी हाँ, बाकी मंडियां सांस ले रही हैं, बंद होने की कगार पर आ रही हैं।
तो रास्ता क्या है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपको बरगलाया गया है, ये तो वही सीए की बात, जमीन छीन ली जाएगी। ऐसे कौन छीन लेगा जमीन? प्रधानमंत्री भरोसा दे रहे हैं, कौन छीन लेगा आपकी जमीन? देखिए, आज विश्वास का संकट है देश में, सबसे बड़ा संकट विश्वास का है। तो वो विश्वास का संकट किसने खड़ा किया है? सरकार ने किया, आप खड़ा कर रहे हैं? सरकार ने किया है। हम तो अपनी खेती कर रहे थे, हमको आवश्यकता थी नहीं 3 काले कानून की। हम विकास चाहते हैं। आप खुश थे? हम विकास, ये 2013 के आंकड़े बता रहा हूं, 6,426 रुपए की आमदनी। कानूनों को लेकर ये किसानों की आत्महत्या, ये कर्ज में डूबे किसान, आप इसमें खुश थे? नहीं, इसमें खुश नहीं थे। हमने तो मांग की थी C2+50 की, उसकी मांग कर रहे थे, ऋण मुक्ति की मांग कर रहे थे। ये 3 कानूनों को लाने की आवश्यकता क्या थी? हमने तो इनको नहीं मांगा था कि भाई आप ले आइए कानून। एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, 1955 में आप लिमिट तय कर रहे हैं किसानों के लिए, व्यापारियों को छूट दे रहे हैं कालाबाजारी की। ये कौन सा कानून है? तो ये वो कानून है जिनकी आपने कभी मांग ही नहीं की जी। पर आप जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को बीजेपी से दुश्मनी है, ये बीजेपी से बदला निकाल रहे हैं। अलका लांबा। संदीप जी, देखिए, अभी कहा नेता की नीति और नियत बहुत मायने रखती है। अगर उस नेता की नीति और नियत ही हमारे दो वाली होगी तो कोई लाभ नहीं होगा। देवेंद्र शर्मा जी का आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा है। 2 चीजों पर इस कानून से उम्मीद अगर होती तो इतने बड़े आंदोलन नहीं होते, जिसमें इनकी आय क्या जिक्र नहीं है, गारंटी नहीं है कि किसानों की न्यूनतम आय क्या हो, और दूसरा उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। ये आज की ताजा खबर है अखबार में कि 4 दिन से हरियाणा में मंडी में किसान अपने गेहूं को लेकर 4 दिन से बैठा है। क्यों उसका किसान का गेहूं नहीं लिया जा रहा? क्यों? क्योंकि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, या मंडी के हालात ऐसे हो गए हैं कि बंद होने की उस पे आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, दाल पिछले साल से इस समय पर दालों की कीमत में 17% इजाफा, तेल में 50% इजाफा, चाय में 30 और चावल में 15% के लगभग इजाफा हुआ है। 1 साल में इतना इजाफा, ये किसकी जेब में जा रहा है? किसान तो त्राहीमाम है। किसान की जेब में ये जो 1 साल में 50% तक रेट बढ़े हैं, वो तो किसान को मिल ही नहीं रहे। तो किसकी बीच जेब में ये पैसा जा रहा है? तो यही तो विजय सरदाना कह रहे हैं ना अलका, किसान एकजुट होकर वही अपने गेहूं का आटा बनाएंगे, उसे बेचेंगे तो कीमत अच्छी मिलेगी। देखिए, ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के विदेश के उदाहरणों से, जो आपने इतने उदाहरण आंकड़ों के साथ बता दिए, ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं पर सीखना किसी से कुछ नहीं चाहते। आपने सही कहा, क्या पहले हालात बेहतर थे जो अब आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं मानती हूँ पहले हालात बेहतर नहीं थे, पर किसान ये मानता है कि इन 3 काले कानूनों के बाद उनके हालात बेहतर नहीं, बद से बदतर होने जा रहे हैं। उनकी आजीविका पे सीधा प्रहार है। और आज 132 दिन हो गए, पूरी की पूरी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी क्यों विफल हो गए इन किसानों से बात करके उन्हें ये समझाने में कि ये कानून उनके हित में है। लास्ट बात कहूंगी, एक चुटकुला बहुत आज चल रहा है, थोड़ा हल्कापन लाने के लिए कर रही हूँ। उस चुटकुले में मैं बता रही हूँ कैसे कानून जबरन आपके हित में है, लेकिन वो कहते हैं हमें हमारा हित नहीं चाहिए। एक बच्चा स्कूल में देर आता है, टीचर पूछती है देर से क्यों आए? बोलते हैं कि आपने कहा था नेक काम करके आइए। टीचर ने पूछा क्या नेक काम किया? बोला किसी बुढ़िया को, बुजुर्ग औरत को सड़क पार कराई। उनका समय किसमें लग गया? वो बुजुर्ग औरत सड़क पार ही नहीं करना चाह रही। आप समझ रहे? यही वो जो एक मुहावरा कहे, जो कहे, ठीक है। प्रकाश चंद्र शर्मा, यही जो बात कक्का जी कह रहे थे उसी को चुटकुले के अंदाज में अलका लांबा ने कहा। ये कानून थोड़ा मांग रहे थे किसान तो कह रहे थे C2+50 दे दो। C2+50 तो दिया नहीं गया है। मेहनत की माकूल कीमत दे दो, जो 2014 से आपने लगातार वादा किया था। कर्ज माफी कर दो, ऋण मुक्त करा दो किसान को। संदीप जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है, कक्का जी की, अलका जी की, ये प्री कंसीव नोशंस को लेके बैठे हुए हैं। पहले से इनकी दिमाग में डिटरमाइंड एजेंडास है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ठीक है तीनों कानून गलत है, इनके पास अल्टरनेटिव कानून क्या है जो बिल्कुल फुल प्रूफ है, जिसपे ये दावा करते हैं कि सिर्फ हमें यही चाहिए। ये लोकतंत्र को मानेंगे नहीं, ये पंचायत को मानेंगे नहीं, ये कोर्ट को मानेंगे नहीं। भाई ऐसा थोड़ी है कि मतलब हमने कुछ भी कर दिया है बिना उसकी कुछ सहमति की कर दिया है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बना। 5 जून को अध्यादेश आ गया, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, 93 लाख लोगों की रायशुमारी का डेटा आज तक नहीं दिया। देखिए बात ये नहीं है, दिक्कत किससे सलाह ली थी? सलाह तो ली जाती है
लीजिए ना स्टेक होल्डर से, बिल्कुल ली बजट गई है, बनाने से बिल्कुल ली पहले गई है। CII, फिक्की, एसोचैम सबको बुलाते हैं। अरे इन कानूनों से देखिए, पहले कितने किसान संगठनों को बुलाया गया था? संदीप जी देखिए, एक हमने माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया था किसानों के समर्थन में। उन्होंने लिखा है इस भ्रम के बारे में, जवाब स्पष्ट दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। भ्रम फैलाने से और ये मानने से कि ठीक है ये सब गलत है, तो आप अच्छा ऑप्शन बता दो। अच्छा ऑप्शन आपके पास कंप्रिहेंसिव है नहीं, पिक एंड चूज कर रहे हैं। माननीय देवेंद्र शर्मा जी, एक सेकंड देवेंद्र शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, तो विकल्प बता दो ना। मीन में एक निकालना तो बड़ा आसान होता है देवेंद्र शर्मा। देखिए, मैंने अपने हर लेख में या हर स्टेटमेंट में ये कहा है कि विकल्प क्या होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, बहुत जगह पे मैंने विकल्प दिया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि इतने सालों से चर्चा हमारे देश में चलती आ रही थी, प्रकाश जी ने कहा है, तो ये भी जानना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि साहब ये MSP जो है ये अनिवार्य होना चाहिए सारे देश में। क्या हो गया इतने पीरियड में कि आज हम मानते हैं कि MSP की हमें जरूरत ही नहीं है? हमें जो चाहिए विकल्प चाहिए, 3 चीजें चाहिए मेरा मानना है। छोटे में 3 लॉ, मैं एक मिनट, आपने पूछा तो मैं जवाब दे दूं ना संदीप जी। मेरा 3 विकल्प ये है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज 2 फसलों पे है, हमें उसको 23 फसलों के ऊपर सारे देश में उसको पूरा उसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, यानी उसके नीचे ट्रेडिंग ना हो, जैसा कि स्पेन ने किया है। स्पेन, इसका मतलब ये नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे अगर जो खरीद नहीं होगी उन्होंने कहा है, और वो इलीगल माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेन सारी खरीद कर रहा है, वो सिर्फ उसने बेंचमार्क उठा दिया है जिसपे ट्रेड को खरीदना पड़ेगा। यही भारत में होना चाहिए कि आप बेंचमार्क उठा दीजिए, ट्रेड को उसी प्राइस पे ऑपरेट करना पड़े, उससे कम नहीं देना पड़े। और क्योंकि ट्रेड पहले ही बोल रही है कि हम ज्यादा कीमतें देंगे, अच्छा दाम देंगे किसानों को, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो क्या दिक्कत है उस MSP को मिनिमम एक लाइन बना दी जाए, एक फ्लोर प्राइस बना दिया जाए। दूसरी बात है, हमारे पास आज 7000 मंडियां हैं और हमें APMC में खामियां हैं, उसको एड्रेस करिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमें चाहिए 42,000 मंडियां जो 5 किलोमीटर रेडियस पे हो। इसका मतलब यह है कि मंडी को आप किसान के नजदीक लेके आइए, ना कि किसान को बोलिए कि किसी भी देश के कोने में जाके बेचे। दूसरी बात, और तीसरी बात, मैंने आपसे कहा कि अमूल कोऑपरेटिव सिस्टम को हम बाकी फसलों के ऊपर उस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को सारे देश में फैलाएं, बिल्डअप करें। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज पर आपकी और विजय सरदाना की राय मिलती जुलती है, लेकिन विजय सरदाना आपने कहा था कि बाजार को हम लेकर जा रहे हैं, सरकार लेकर जा रही है खेतों तक। यहां पर जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि अगर आपको MSP या मेहनताने की माकूल कीमत दिलवानी है तो मंडियां तो बनाएंगे ना। 5-6 हज़ार 7 हज़ार मंडियां हैं, 42,000 चाहिए, तो मंडी कोई निजी कारोबारी तो बनाने नहीं वाला, ये तो बनानी पड़ेंगी ना कि नहीं? छोटा जवाब चाहूंगा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। विजय भाई देखिए संदीप जी, जहां पैदा होती है एक ही चीज और वहीं उसी मंडी में सारे लोग वही चीज बेचेंगे, आपको कभी दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई हमेशा व्यापारी इसी का तो फायदा उठाता था। आपके किसानों से सस्ता माल लेके उसी एक्सपोर्टर और प्रोसेसर को मंडियां चाहिए 42,000 है, 7,000 पहले तो दिक्कत तो वहां है। देखिए फिजिकल मंडी के, देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको मंडी नहीं चाहिए, वेयरहाउस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग रिसीट, आप एक्सचेंज पे ट्रेड करिए, दुनिया भर का आदमी बिड करेगा, रेट मिलेगा। उसी मंडी में लोकल व्यापारी के भरोसे अगर आप काम करेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, जैसे आज तक APMC में होता रहा। आप APMC का एक्सप्लॉइटेशन को रेप्लिकेट कर रहे हैं। आप बाहर के प्लेयर जब तक नहीं लाएंगे, जिसको माल चाहिए वो खरीदेगा नहीं, और सिर्फ आड़तिया और बिचौलिए खरीदेंगे, आपको कभी रेट नहीं मिलेगा। कक्का जी छोटा सा कमेंट। एक्सचेंज बने, आप बिडिंग प्रोसेस होगा, किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। देखिए ये सब स्वप्न है दिखाने के, हकीकत बहुत अलग है भाई साहब। हकीकत ये नहीं है, ये संभव नहीं है देश में जिस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब पूरी दुनिया में आप बता चुके हैं विस्तार से कि फेल हो चुकी हैं, तो हमारे गरीब देश में इसका प्रयोग करके किसानों को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ये इस देश की मॉडर्नाइजेशन ना हो, विकास चाहते हैं हम, पर ये आरती बीच में टाका मारते रहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सीधा खाते में पैसा आने लगा है लोगों के। विकास चाहते हैं हम, मगर विनाश की आधारशिला पर नहीं। ये जो आधारशिला रख रहे हैं ये विनाश की है, विकास की नहीं है। तो यहां पर तर्क सुनेंगे तो दोनों के तर्क आपको लगेगा कि हां बात तो वाजिब हो रही है, तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? दोनों तरफ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, अपनी कमजोरियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं,
तो ये बैठकर ही तो हल निकलेगा, या सिर्फ अपने पक्ष पर ही अड़कर, जो मैंने शब्द इस्तेमाल कई बार किया है कि सरकार का राजहट, सरकार की राजहट और किसानों की बालहट में ही ये फुटबॉल वॉलीबॉल चलती रहेगी। ये दोनों ही पक्षों को सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।